गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 10th बायोलॉजी के पहले चैप्टर का एमसीक्यू। वो भी पहले चैप्टर में टॉपिक कौन सा होगा? पाचन तंत्र। अभी तक पाचन तंत्र को हम जिस वे में पढ़े हो, यानी पहले क्या आता है, पहले उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसी प्रकार हमारा यह बहुविकल्पी क्वेश्चन भी सेट किए गए हैं। अगर पहले मुख के विषय में पढ़े हो तो मुख से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन में ऐड हो गई हैं। उसी प्रकार अगर अमाशय के विषय में पढ़े हो तो अमाशय से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन में ऐड हो गई हैं। तो अगर आप इस बहुविकल्पी क्वेश्चन के सेट को पूरा देख लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको एक प्रकार से पाठ का फिर से रिवीजन मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी नंबर 1, पाचन तंत्र एक प्रकार की क्रिया है। तो देखिए, आपको एक बार मेटाबॉलिक क्रिया बताई गई थी। मेटाबॉलिक क्रिया आपकी दो प्रकार से होती है, एक कैटाबॉलिक, एक एनाबॉलिक। जो कैटाबॉलिक क्रिया होती है इसमें किसी चीज़ को बार बार काटा जाता है, उसे बार बार काट कर छोटे चीज़ों में बनाया जाता है। जबकि जो एनाबॉलिक क्रिया होती है इसमें छोटे छोटे चीज़ों को जोड़कर कोई बड़ी चीज़ बनाई जाती है। तो देखिए, पाचन में क्या होता है कि उसमें क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है, पाचन एक प्रकार की क्रिया कौन सी होगी? कैटाबॉलिक क्रिया, यानी पहला सही होगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पाचन से संबंधित तंत्र है, यानी पाचन किस तंत्र में होता है, पाचन क्रिया किस तंत्र में होता है? कौन सा आंसर सही होगा? पाचन तंत्र। अगला, पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं? चलिए ये देखिए, पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं आपको बताए गए हैं। पूरे हमारा पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है? आहार नाल, आहार नाल। दूसरा क्या होता है? पाचक ग्रंथि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दो भाग, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र के किस भाग से शुरू होता है और किस भाग में संपन्न होता है? ध्यान दीजिए, पाचन क्रिया पाचन तंत्र के किस भाग से शुरू होता है और किस भाग में संपन्न होता है। अब इसमें ध्यान दो कि जो हमारा पाचन होता है आपको बताए गए हैं, मुख से स्टार्ट हो जाता है और ख़त्म कहाँ होता है? छोटी आंत में। ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत में कभी भी पाचन की क्रिया नहीं होती, वहाँ पर केवल जल का अवशोषण होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? मुख से लेकर छोटी आंत। देखिए क्या ऑप्शन है? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख में किसका पाचन होता है? आपको पता है, मुख में लार ग्रंथियाँ टाइलिन एंजाइम छोड़ती हैं। इस टाइलिन एंजाइम की सहायता से मंड का माल्टोज में पाचन होता है। तो किसका पाचन होगा? मंड का। नेक्स्ट क्या है? मुख में पाचन के लिए जिम्मेदार एंजाइम क्या है? अभी बताए गए, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है कहाँ से? लार ग्रंथियों से। अगला, लार ग्रंथियों की संख्या होती है। अब इसमें ध्यान दीजिए, आपको बताए गए हैं मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। 3 जोड़ी यानी 6 की संख्या में। परंतु यहाँ क्या ऑप्शन क्या दिया है? खुद जोड़ दिया है। तो आप क्या बताओगे? 3 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। देखिए, आपको बताया गया सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या होती है? पैरोटिड। पैरोटिड को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्णमूल। क्या कहते हैं? कर्णमूल। जो मान लीजिए कान है, यही आपके कान के पास स्थित होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कर्णमूल, यानी कान के मूल के पास स्थित होती है। यही क्या होती है? सबसे बड़ी
लार ग्रंथि होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रसनी कितने भागों में बटा होता है? अब देखिए, मान लीजिए क्या है, ये हमारा मुख हो गया। मुख नीचे आग किस में खुलेगा? ग्रसनी में। यही क्या थी? ग्रसनी थी। अब यहीं से ग्रसनी हमारी दो भाग में टूट जाती थी। एक ऐसी ग्रसनी जिसमें हवा जाती थी, जो फेफड़े में खुलता था, उसे क्या कहते थे? वायु ग्रसनी। और एक ऐसी ग्रसनी जो जाके आमाशय अथवा पेट में खुलती थी, उसे क्या कहते थे? मुख ग्रसनी। तो ग्रसनी के कितने भाग होते हैं? 2। अब देखिए, निवाला। निवाला का मतलब जो तुम भोजन को खाते हो। निवाला निगलना। निगलना का मतलब क्या होता है? निगलते समय नहीं, खाते समय। वायु नली को कौन ढकता है? तो देखिए, मान लीजिए ये वायु नली है। अब जब खाना खाएंगे तो अगर ये ढक्कन यहाँ पर बंद नहीं रहेगा तो हो सकता है जो हमारा भोजन है यहाँ तो जाएगा, उसके साथ यहाँ भी चला जाएगा। तो यहाँ से भोजन जाएगा तो फेफड़े में चला जाएगा। फेफड़े में जब भोजन गया तो क्या हो जाएगा? हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारा फेफड़ा पूरा क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? हम मर भी सकते हैं। तो इसलिए यहाँ जहाँ पर क्या होता है, हमारा वायु नली स्टार्ट होती है, वहीं पर क्या होता है? एक, जैसे मान लीजिए ये इधर आगे वायु नली हो गई, इधर भोजन की नली हो गई। इसी यहाँ पर क्या होती है? एक ढक्कन जैसी रचना होती है। जब भोजन नीचे आने लगता है तो ये ढक्कन जैसी रचना इस वायु नली को बंद कर लेती है, जिससे क्या होता है कि भोजन इसमें न जाकर किस में चला जाता है? इसमें वाले भोजन की नली वाले, और हमारा फेफड़ा बंद होने से बच जाता है। तो इस छोटी सी रचना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस भी कहा जाता है, और हिंदी में घाटी ढापन। यानी इसमें दो ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में पाचन होता है। अमाशय में किसका पाचन होता है? अमाशय में सबसे पहले प्रोटीन का पाचन होता है, पेप्सिन एंजाइम के माध्यम से। अगला, अमाशय के बाद या अमाशय में पाचन के बाद भोजन कहाँ जाता है? देखिए, इसमें क्या था कि मान लीजिए कि ये हमारा अमाशय था। ये हमारा अमाशय है। उसके बाद यहाँ पर सी आकार की ग्रहणी थी, जाके कहाँ खुलती थी? छोटी आंत में। तो अमाशय में अगर यहाँ पर पाचन हुआ तो कहाँ जाएगा? इसी ग्रहणी में। तो क्या होगा? नहीं, हमने गलत बोला जी। ये पूछा है कि अमाशय में पाचन के बाद भोजन को कहा जाता है, यानी कहा क्या जाता है। इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा। सबसे पहले अगर मुख में भोजन का पाचन होता है तो उसे क्या बोला जाता है? बोलस। अब अगर मुख से कहाँ आ गया भोजन? अमाशय में, तो उसे क्या बोला जाएगा? अब काइम। अमाशय में भोजन के बाद पचे हुए भोजन को क्या कहा जाता है? काइम। और यही यदि भोजन काइम कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। अगर वहाँ पर इसका पाचन हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? काइल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन पूछा है? अमाशय में पाचन के बाद भोजन को कहा जाता है, क्या कहा जाए? काइम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला होता है काइम होता है। इसे ध्यान दीजिए, अच्छा गलत है। काइम होता है। देखिए, काइम कहाँ बना था? अमाशय में। अमाशय में क्या होता है? HCl अम्ल। तो अमाशय में भोजन जब पचता है तो उसे काइम बोला जाता है। तो क्या होगा? चूंकि भोजन अमाशय में पचा है तो पचा हुआ भोजन हमेशा क्या होगा? अम्लीय होगा। तो पचा हुआ भोजन क्या होता है? काइम होता है। तो काइम कैसा होगा? अम्लीय। पहला क्वेश्चन सही होगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन होता है। देखिए, भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट होता है और भोजन का पाचन संपन्न कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ खत्म होगा या होता है? चौथा, छोटी आंत में। अक्षर गलत है, इसे बना लीजिएगा। क्या है? छोटी आंत। चौथा सही होगा।
नेक्स्ट क्या है, पोषक पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है। क्वेश्चन क्या है, पोषक पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है। देखिए, भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट होता है, कहाँ बंद होता है, छोटी आंत में। जब भोजन छोटी आंत में पूरी तरह पच जाता है तो उसमें भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है। तो भोजन में पोषक पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में, जबकि जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। तो पूछा क्या है, पोषक पदार्थों का अवशोषण, तो क्या ऑप्शन सही होगा, छोटी आंत, छोटी आंत। तीसरा सही होगा, चौथा नहीं, चौथा ही सही, छोटी आंत चौथा है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, जल का अवशोषण कहाँ होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है, कहाँ होगा, बड़ी आंत में, अभी बताए गए। अगला क्वेश्चन क्या है, पित्तरस बनता है, पित्तरस बनता है। देखिए यहाँ पर ऐसे मान लीजिए यकृत है, यकृत से यहाँ पर छोटा सा पित्ताशय लगा होता है। जो पित्तरस होता है, जो पित्तरस होता है ये कहाँ बनता है, यकृत में, जबकि स्टोर कहाँ होता है, यानी बंद के रखा कहाँ जाता है, पित्ताशय में। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि पित्ताशय में अगर पित्तरस रहता है तो उसी में बनता होगा, नहीं, बनता कहाँ है, यकृत में, जबकि स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में। तो ऑप्शन क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा है, पित्तरस बनता है, यानी बनने को पूछा है, रहता नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन पहला सही, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पित्तरस का संग्रहण, पित्तरस का संग्रहण होता है। वैसे ही क्वेश्चन, यानी पित्तरस बन के संग्रह कहाँ होता है, कलेक्ट कहाँ होता है, उसका स्टोरेज कहाँ होता है, कहाँ होगा, पित्ताशय में। तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण, एक परपोषण। एक स्वपोषण, एक परपोषण। ये होलोजोइक पोषण किसका प्रकार है, ये परपोषण का ही प्रकार है। तो ऑप्शन क्या सही होगा, पहला और दूसरा। तो देखिए चौथा में दिया है प्रथम और द्वितीय, यानी पहला और दूसरा। तो कौन सा सही होगा, चौथा। अगला, पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमेटा, यानी दोनों सही। तीसरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। अगला, रंध्र भाग लेते हैं, यानी रंध्र किस क्रिया में भाग लेते हैं। पहला, प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 तथा O2 के विनिमय में, विनिमय मतलब आदान प्रदान। मान लीजिए क्या है, हमारी पत्ती है, प्रकाश संश्लेषण की कंडीशन में इसमें CO2 पत्तियों में रंध्र के माध्यम से जाएगा, जबकि O2 निकलेगा। तो CO2 O2 के विनिमय में। इसके अलावा यह रंध्र किस में भाग लेता है, दूसरा, वाष्पोत्सर्जन में भी भाग लेता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पत्तियों में जो आवश्यकता से अधिक जल होते हैं, पत्तियों में जो आवश्यकता से अधिक जल होते हैं, यह रंध्रों के माध्यम से बाहर उड़ जाते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। किसके माध्यम से होता है, रंध्र के माध्यम से ही। यानी रंध्र दो काम करता है, एक CO2 व O2 के विनिमय में, एक वाष्पोत्सर्जन में। ऑप्शन कौन सा सही होगा, दोनों, पहला दूसरा दोनों। तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र के खुलने तथा बंद होने को, रंध्र के खुलने तथा बंद होने को नियंत्रित करता है। इसका मतलब है कि कब रंध्र हमारा ओपन रहता है और कब बंद रहता है। तो इसके खुलने तथा बंद होने को कौन नियंत्रित करता है, इसके चारों तरफ जो ये द्वार कोश के उपस्थित है, यही। तो ऑप्शन क्या सही होगा, तीसरा। नेक्स्ट क्या है, एक बीजपत्री पादप के, यहाँ पर के होगा, एक बीजपत्री पादप के किस सतह पर रंध्र पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस पर। एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप क्या होते हैं, पहले से जान लो कि जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, इनके बीच में केवल एक दाल पाया जाएगा। जैसे
चावल हो गया या धान जिसे बोलते हो। जबकि दो बीजपत्री पादप क्या होता है, जिसके बीज में दो दाल पाए जाए, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ये सब। चना मटर की दाल में दो दाल पाए, चना मटर के बीज में दो दाल पाए जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री पादप। जबकि जो धान होता है उसके बीज में एक पत्र पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक बीजपत्री पादप। तो वही पूछा है कि एक बीजपत्री पादप के किस सतह पर रंध्र पाया जाता है। तो किस रंध्र कहाँ पाया जाता है, पत्तियों के। तो वही पूछा है पत्ती के किस सतह पर रंध्र पाया जाता है, तो केवल निचली सतह पर पाया जाता है। याद कर लीजिए, केवल निचली सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, द्विबीजपत्री पादप के किस सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनकी पत्तियों के ऊपरी तथा निचली सतह दोनों पर रंध्र पाया जाता है। तो क्या होगा ऑप्शन, केवल ऊपरी सतह, केवल निचली सतह, क्या होगा तीसरा, दोनों सतह पर। इसी के साथ आपका क्लास ये वाला फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन।